बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी स्टडीज़ में व्यस्त भी होंगे। अच्छी बात है। तो अब आप लोगों का माइनर हो गया होगा और उम्मीद है कि आपने माइनर में कई सारी चीज़ों को अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए होंगे, उसमें परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं उसमें मौका होता है आपको कुछ नया सीखने का। तो वहाँ पर आप देखा करिए कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाया। क्लियर? ज़रूर इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि तैयारी करने का या प्रिपरेशन करने का यही सबसे सही तरीका है कि जो आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको सीखिए। ओके, तो ठीक है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोगों को देखनी होगी कि कुछ और इम्पॉर्टेंट जो वायरल डिजीजेज हैं जिनका एक ब्रीफ अकाउंट आपको जानना चाहिए, जिनका एक संक्षिप्त परिचय आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो आइए, कॉमन कोल्ड हम लोगों ने पढ़ लिया था और अब कुछ अन्य विषाणु जनित रोग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे सम अदर वायरल डिजीजेज। अब देखते हैं कि कुछ और वायरल डिजीज में हम लोग यहाँ पर किसको पढ़ सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो है स्मॉल पॉक्स, या इसी को कहते हैं वेरियोला डिजीज। या इसी को एक और नाम दिया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी माता। अब यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो आप स्मॉल पॉक्स लिख रहे हैं, ये एक्चुअल में इसका इंग्लिश नेम है। और ध्यान दें, यह डिजीज़ की लक्षणों की तीव्रता बहुत अधिक होती थी और लक्षणों की तीव्रता के अधिक होने की बेसिस पर हमारे देश में इसको कहा जाता है बड़ी माता। कहा जाता है नहीं, बल्कि कहा जाता था, क्योंकि अब यह रोग नहीं पाया जाता। क्लियर? तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि अब इसमें आप देखेंगे तो पैथोजन है, तो आप कहेंगे बाई वेरियोला वायरस। क्या है ये? वेरियोला वायरस। या स्मॉल पॉक्स वायरस। तो ये कहानी हो जाएगी और ये हुआ स्मॉल पॉक्स वायरस। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या डिजीज होती है, कैसी डिजीज है। तो सिंपली आप देखेंगे यह एक महामारी है और ध्यान देंगे जिसमें अब इसमें आप देखेंगे सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे तो इसकी बात करेंगे। तो सिंपली आप देखेंगे आरंभ में सिर दर्द व ज्वर, 2 से 3 दिन बाद
ध्यान दीजिए, 2 से 3 दिन बाद चेहरे पर लाल चकत्ते उत्पन्न होने लगते हैं या लाल दाने निकलने लगते हैं। लाल दाने अर्थात रैशेज ऑन फेस, इस तरह से। फिर ये इनमें आप देखेंगे बदल जाते हैं। किस में? तो ये बदल जाते हैं, आप देखिए, वेसिकल्स में, अर्थात जलीय तरल युक्त थैलियाँ। देखें, जलीय तरल युक्त थैलियाँ। और फिर इसमें आप देखेंगे ये बदल जाते हैं पैप्यूल्स, या इसको कहेंगे मवाद से भरी रचनाएं इनमें, और इनके सूखने से निर्माण होता है पपड़ी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे पपड़ी या स्केब्स, और यह पपड़ी जब घाव से हट जाती है, चेहरे पर जगह जगह जो घाव बने होते हैं उनसे जब पपड़ी हट जाती है, तब कभी न मिटने वाला एक गड्ढा बन जाता है, निशान बन जाता है। ऐसे तमाम छोटे छोटे निशान चेहरे पर दिखाई दे जाएंगे, उनको कहा जाता है पॉक्स मार्क्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके हटने पर चेहरे व शरीर के ऊपरी भागों पर पॉक्स मार्क्स बन जाते हैं। अब पॉक्स मार्क का मतलब क्या है? चेचक के निशान। ये होते हैं स्थायी, अर्थात जीवन पर्यंत ये चेहरे पर बने रहते हैं। अर्थात जिसको एक बार ये रोग हो जाता है, हमेशा आप समझिए कि हमेशा उसके चेहरे पर ये निशान बने रह जाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में आप देखेंगे, नीचे करेंगे, लिखेंगे नोट करके कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है ना। तो सिंपली आप कहेंगे WHO के विश्व स्तर पर टीकाकरण प्रोग्राम के द्वारा, टीकाकरण कार्यक्रम के द्वारा इस रोग को पूरी दुनिया से हटाया जा चुका है। तो आप देखेंगे WHO द्वारा वैश्विक टीकाकरण के माध्यम से यह रोग विश्व से हटाया जा चुका है। और एक और ख़ास बात यह है कि आप ध्यान दें, पहली बार टीके की खोज
इसी रोग के विरुद्ध एडवर्ड जेनर ने किया था। प्रथम टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने इसी रोग के विरुद्ध किया था। एटलीस्ट इतनी जानकारी आपको इस रोग से होनी चाहिए। क्लियर है ना? अब इसके बाद में कुछ अन्य रोग हैं, उन अन्य रोगों की बात हम लोग टेबल के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि कम जानकारियां उनसे रिलेटेड आपको चाहिए। तो आइए देखते हैं, उन रोगों की बात कर लेते हैं। डिजीज, इन्फेक्शन, सिम्टम्स या कोई अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर है ना? तो आइए देखते हैं, एक और डिजीज है चिकन पॉक्स। या इसी को कहते हैं वेरिसेला डिजीज। अब वेरिसेला डिजीज की बात करेंगे तो इसका जो वायरस होता है, इसका जो बच्चों पैथोजन होता है, वो आप देखिए क्या है, दैट इज द वेरिसेला जोस्टर। अब वेरिसेला जोस्टर है, ये क्या है? तो सिंपली आप देखेंगे यह भी स्मॉल पॉक्स के जैसा एक वायरस है, और ये क्या कहता है कि यह डिजीज भी छुआछूत की तरह से ही फैलती है। तो सिंपली आप देखेंगे स्मॉल पॉक्स की तरह ही छुआछूत से फैलता है। इस तरह से आप बात करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सिम्टम्स की बात करेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे स्मॉल पॉक्स के जैसे परंतु कम तीव्रता वाले लक्षण बनते हैं। कम तीव्रता वाले लक्षण बनते हैं। अब सवाल उठता है कि खास कुछ डिफरेंस होता होगा। जी हाँ, तो आप कहेंगे परंतु स्थायी पॉक्स मार्क्स का निर्माण नहीं होता। निर्माण
नहीं होता। तो ये कहानी हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे एक डिजीज हम लोगों ने यहाँ और कंप्लीट कर लिया। फिर इसी के साथ साथ कुछ और वायरल डिजीज की बात करेंगे। तो आप देखेंगे मीजल्स या रूबियोला। अब रूबियोला का अर्थ होता है, आप देखेंगे एक मीजल्स का ही टाइप है, जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स। अब आप कहेंगे सर एक चीज़ और, जैसे चिकन पॉक्स था, तो चिकन पॉक्स को हिंदी में कहते हैं छोटी माता। इसी तरह से जो मीजल्स है, मीजल्स को हिंदी में कहा जाता है खसरा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर। अब सवाल उठता है कि रूबियोला वायरस इसका पैथोजन हो जाएगा, और सिंपली आप देखेंगे रूबियोला पैथोजन ये हो जाएगा, और आप लिखेंगे बिंदुकों द्वारा व छुआछूत से फैलता है। अर्थात इसका संक्रमण ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, अर्थात खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उनके द्वारा, और सामान्य छुआछूत के द्वारा भी होता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या होगा। तो आप कहेंगे आरंभ में सिर दर्द व ज्वर तथा शारीरिक दर्द, तथा शरीर दर्द। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सिंपली और आप देख पाएंगे तथा दो से 4 दिन बाद शरीर पर लाल या गुलाबी रंग के मवाद से भरी पैप्यूल्स या वेसिकल्स उत्पन्न होती हैं। मवाद से भरी रचनाएं पैप्यूल्स या वेसिकल्स उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसके साथ साथ आप देखेंगे, इसके साथ ही श्वसन तंत्र का संक्रमण या प्रदाह भी शामिल होता है। तो आप लिखेंगे नासा मार्ग व श्वसन मार्ग का प्रदाह भी होता है। तो ये कहानी हो जाएगी। इस तरह से एक डिजीज को हम लोगों ने और भी यहाँ पर कंप्लीट
कर लिया है। इस तरह से अब आगे की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ वायरल डिजीज हुई, आगे कुछ और डिजीजेज भी हैं, उनकी भी बात हमें करनी होगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डेंगू फीवर। अब बात करेंगे कि डेंगू फीवर की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे डेंगू वायरस। अब ये कैसा है, यह एक एन आर्बो वायरस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आर्बो वायरस क्या होता है, तो आर्बो वायरस का अर्थ होता है कि आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस, क्योंकि मच्छरों से जनित वायरस हैं, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले वायरस हैं, इसलिए आप देखेंगे इसका नाम कहा जाएगा कि आर्थ्रोपोड जनित वायरस या विषाणु, आर्थ्रोपोड जनित विषाणु। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या होता है, तो सिंपली आप देखेंगे ये दो तरह का होता है। एक तो होता है क्लासिकल डेंगू, और दूसरा होता है आप देखेंगे हेमोरेजिक डेंगू। तो क्लासिकल डेंगू एंड हेमोरेजिक डेंगू की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये क्या है और ये क्या है, इसमें क्या लक्षण है और इसमें क्या लक्षण पाए जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे क्लासिकल डेंगू की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या क्या लक्षण होंगे उसकी बात करेंगे। तो आप कहेंगे तेज ज्वर, सिर दर्द। आप देख रहे होंगे फीवर का आना, सिर दर्द का होना, शरीर दर्द का होना, ये सभी वायरल डिजीजेज में एक कॉमन सिम्टम की तरह से पाया जा रहा है। यस, बिल्कुल ये पाया जाएगा, और इसीलिए यह लक्षण बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं और क्या, तो तेज ज्वर, सिर दर्द, भूख न लगना, उल्टी आना, कमजोरी के साथ साथ एक विशेष लक्षण उत्पन्न होता है, उस लक्षण की बात हम लोग करेंगे के साथ साथ रुधिर पट्टिकाणुओं की कमी अर्थात थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उत्पन्न हो जाता है। ये कहानी हो गई इसकी, समझ रहे हैं ना। और साथ साथ अब हीमोरेजिक डेंगू फीवर में क्या करेंगे, तो आप कहेंगे उपरोक्त लक्षण तथा प्लेटलेट्स की संख्या
यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान दें, उपरोक्त लक्षण पाए जाएंगे इसमें। इसके अलावा और क्या होंगे? तथा पट्टिकाणुओं की संख्या या प्लेटलेट्स की संख्या (15,000 प्रति घन मिमी रुधिर से कम हो जाने से विभिन्न ऊतकों में रुधिर स्राव होने लगता है। विभिन्न ऊतकों में रुधिर स्राव होने लगता है। या जैसे आप देखेंगे आंत्र व श्वास नली में हेमोरेज, हेमोरेज का अर्थ होता है रक्तस्राव। तो आप देखेंगे रक्तस्राव हो जाता है। अब एक चीज और देखेंगे कि रक्तस्राव हो जाता है तो क्या होगा? खांसने के साथ या कह लीजिए कि वोमिटिंग होने के साथ ब्लड आने लगता है, या इवन यूरिन में भी ब्लड आने लगता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसलिए इसे कहते हैं क्या? हेमोरेजिक डेंगू फीवर। क्लियर? अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें कुछ खास बात और लिखना होगा आपको। ध्यान दें कि यहीं पर नीचे हम लोग नोट करके एक बात और लिखेंगे। डेंगू में ही एक क्या दो पॉइंट एक्चुअली हमें लिखने हैं। तो एक तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो पैथोजेनेसिस होती है, पैथोजेनेसिस नहीं बल्कि डायग्नोसिस होती है या रोग निर्धारण होता है, तो आप देखेंगे डायग्नोसिस, तो आप कहेंगे बाई टॉर्निकेट टेस्ट। किसके द्वारा? टॉर्निकेट टेस्ट के थ्रू आप देखेंगे इसका रोग निर्धारण किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखें, एक कहानी और आपको बता दूं कि यहाँ पर देखेंगे, नोट करके आपको ध्यान देना होगा। ज्वर को शांत करने के लिए इस रोग में एस्पिरिन का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे ज्वर को शांत करने के लिए इस रोग में किसका प्रयोग आप नहीं कर सकते? एस्पिरिन का प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्यों? तो कह सकते हैं यह एक वैसोडायलेटर प्रभाव से युक्त है, जो रुधिर स्राव की या कह लीजिए हेमोरेज की संभावना बढ़ा देती है।
हेमोरेज की संभावना बढ़ा देती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को। खैर, अब इसके बाद की बात करें हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे कि आगे की कहानी क्या होगी। तो सिंपली हम लोग देखें कि इसके बाद अगला कौन सा टॉपिक आएगा, तो आइए उस पर बात कर लेते हैं। ओके, आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया को आप देखेंगे हड्डी तोड़ बुखार या बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है। बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है या हड्डी तोड़ बुखार। फिर इसके बाद में आप देखेंगे चिकनगुनिया वायरस के इन्फेक्शन से, और आप देखेंगे कैसे फैलता है ये। तो सिंपली आप कहेंगे ये भी एन आर्बो वायरस अर्थात आर्थ्रोपोड जनित वायरस, या सिंपली हम कहेंगे कि एडीज व कुछ अन्य मच्छरों द्वारा फैलता है। तो इस तरह से मच्छर से सुरक्षा अपना करके, जैसे डेंगू को आप रोक सकते हैं, उसी तरह से इसको भी रोक सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो सिंपली आप क्या कहेंगे, डेंगू के जैसा, इस तरह से। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि डेंगू जैसे लक्षण इसमें भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन हेमोरेज नहीं पाया जाता, तथा बोन्स के ज्वाइंट में अत्यंत असहनीय दर्द उत्पन्न होता है। तो आप लिखेंगे डेंगू जैसे लक्षण परंतु ऊतकों में रुधिर स्राव नहीं होता। देखिए, एक तो ये डिफरेंस हो गया, समझ रहे हैं ना। फिर इसी के साथ साथ हम लोग एक बात और देखेंगे, ध्यान दीजिए। अब और क्या खास बात होगी, तो सिंपली देखेंगे बोन जॉइंट्स में असह्य दर्द होता है। अब बोन जॉइंट में अगर न सहा जाने वाला दर्द होता है, तो एक खास बात और होती है, रोग के ठीक होने के काफी दिन तक यह दर्द बना रह सकता है, जो रोग के ठीक हो जाने पर भी कई दिनों तक बना रहता है। रह सकता है। ये कहानी हो जाएगी किसके लिए,
चिकनगुनिया के लिए। अब चिकनगुनिया के बाद में एक और कंडीशन यहाँ पर आप देखेंगे, येलो फीवर, और ध्यान दें येलो फीवर वायरस के द्वारा जो क्यूलेक्स व एडीज मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे सिर दर्द, ज्वर, थकान, भूख न लगना, तो इस तरह से आप देख पाएंगे इनको भी। तो ये कुछ लक्षण हो जाएंगे येलो फीवर से रिलेटेड। फिर इसके साथ ही आप देखेंगे इन्फ्लुएंजा या फ्लू। अब इन्फ्लुएंजा या फ्लू की बात करें हम लोग तो देखेंगे पैरामिक्सोवायरस, इन्फ्लुएंजी, पैरामिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी के द्वारा, या ऑर्थोमिक्सोवायरस, इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसके माध्यम से फैलता है, तो आप लिखेंगे बिंदुकों के माध्यम से फैलता है। ये कहानी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली आप कहेंगे ज्वर, सिर दर्द व श्वास लेने में कठिनाई, ये कुछ लक्षण हो जाएंगे जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू के लिए दिखाई देंगे। अब इन्फ्लुएंजा या फ्लू के जैसे ही लक्षण वाले कुछ और रोग भी हैं, तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आप देखेंगे बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू की बात करेंगे तो ये इसका जो वायरस है वो है H5N1 वायरस। कौन? H5N1 वायरस। और सिम्टम तो आप कहेंगे फ्लू के जैसा। अब इसके साथ ही आप देखेंगे ये किसके द्वारा, तो आप कहेंगे ड्रॉपलेट मेथड से फैलता है। तथा संक्रमित पक्षियों को खाने से, इस तरह से संक्रमित पक्षियों को खाने से भी ये रोग फैलता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं
कि बहुत पहले एक बार जब फैला था, ये थाईलैंड वगैरह में तेज़ी से फैला था, तो हमारे इंडिया में भी जो बर्ड्स का मीट बिकता है बहुत सस्ता हो गया था। 10 से 15 रुपये केजी बिकने लगा था जो चिकन वगैरह था। तो आप समझ सकते हैं कि लोग इससे कितना डर गए थे। तो सिंपली आप देखेंगे ये हो गया। ठीक इसी तरह से एक और डिजीज़ भी है, हम लोग उसको भी कवर करें यहाँ पर, स्वाइन फ्लू। अब स्वाइन फ्लू की बात करेंगे तो स्वाइन फ्लू में यहाँ पर आप देखेंगे जो पैथोजन है वो है H1N1 वायरस। कौन है ये? H1N1 वायरस। और इसकी भी बात करेंगे तो बिंदुकों के माध्यम से ये भी फैलता है और ये भी, इसमें भी आप कहेंगे फ्लू के जैसा लक्षण पाया जाता है। ठीक इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और भी हैं। एक और है यहाँ पर आप देखेंगे, उसका नाम है SARS। सार्स। तो जब सार्स की बात हम लोग करते हैं तो इसे कहा जाएगा क्या? इसे कहा जाता है, देखिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये हो गया। अब इसका जो पैथोजन है वो किसके द्वारा, तो वो कैसा है, क्या नाम देंगे उसे? तो इसे कहा जाता है, आप ध्यान दें, सार्स कोरोना वायरस। क्या? सार्स कोरोना वायरस या सार्स कोवी, जैसे अभी फैला हुआ है ना कोरोना वायरस, ये इसी फैमिली का एक दूसरा वायरस है जो अभी फैला है, और ये होता था सार्स कोरोना वायरस या सार्स कोवी। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या कहानी होगी, फिर वही बात हो जाएगी कि इन्फ्लुएंजा के जैसे लक्षण इसमें भी उत्पन्न हुआ करते थे। क्लियर? तो ये कहानी हो गई। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ और भी डिजीजेज हैं जिनकी चर्चा हमें करनी होगी वायरल डिजीज के कंटेस्ट में। तो आइए देख लेते हैं। पोलियोमाइलिटिस। अब बात करेंगे कि पोलियोमाइलिटिस की बात अगर हम लोग करते हैं तो सिंपली देखेंगे कि क्या कहानी बनेगी। तो आप कहेंगे पोलियो वायरस, और अगर हम बात करें पोलियो वायरस की तो सिंपली इसमें आप देखेंगे कि कैसी डिजीज है, तो आप कहेंगे एक जल जनित रोग। अब जल जनित रोग है तो संक्रमित जल के माध्यम से ये हमको, या दूषित भोजन के माध्यम से ये हमारे शरीर में पहुंच सकता है। तो सिंपली आप देखेंगे कि पोलियो वायरस ये कैसे, तो आप कहेंगे दूषित पेयजल व भोजन के माध्यम से छोटी आंत्र तक पहुंचता है। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये क्या करता है, उसकी चर्चा अगर हम लोग करें तो सिंपली आप देख पाएंगे यहाँ पर कि आंत्र की कोशिकाओं में यह अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा। उसके बाद लसिका व रुधिर के द्वारा तंत्रिकीय ऊतकों तक पहुंचकर तंत्रिकाओं एवं सीएनएस में विघटन उत्पन्न करता है, जिसके कारण लकवाग्रस्तता जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि
आंतरिक कोशिका में या कोशिकाओं में गुणन के पश्चात लसिका व रुधिर के माध्यम से या रुधिर द्वारा कहाँ पहुँचेगा, तो आप कहेंगे तंत्रिकीय ऊतक में पहुँचकर तंत्रिकाओं एवं सीएनएस में के पृष्ठमूल व सीएनएस में विघटन उत्पन्न करके, चलिए बताइए, ऐसा विघटन उत्पन्न करके क्या करेगा, तो रोगीय लक्षणों को जन्म देता है। सिम्टम्स को जन्म देता है। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आप कहेंगे सिर दर्द, ज्वर, गर्दन की कठोरता या गर्दन व पीठ में अकड़न, तथा इनके पश्चात ये आपको देखना होगा कि इनके पश्चात क्या लक्षण उत्पन्न होगा, अग्रपादों एवं किसी एक ओर के अग्रपाद या पश्चपाद या दोनों में लकवाग्रस्तता। लकवाग्रस्तता। अब सवाल उठता है कि आप ध्यान दें, मेन सिम्टम यही है जिसके द्वारा पोलियो को पहचाना जाता है। और इस डिजीज़ के लिए एक बात आप नोट करके और लिख लेंगे, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पर पल्स पोलियो प्रोग्राम के द्वारा इस रोग का पूर्ण उन्मूलन किया जा चुका है। तथा अब यह हमारे देश में नहीं पाया जाता।
तो ये कहानी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कि रिसेंटली हमारे देश से इसको पूरी तरह से हटाया जा चुका है पल्स पोलियो प्रोग्राम के द्वारा। 2 बूंद जिंदगी इसी रोग के टीकाकरण का एक मशहूर स्लोगन हुआ करता था, ठीक है ना, जो आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो आइए इसके बाद कुछ और वायरल डिजीजेस की बात करते हैं। अब बात करेंगे रेबीज की, या इसी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्यों हाइड्रोफोबिया कहते हैं? तो इसका कारण होता है जल से डरना। इस कारण से इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। साथ में एक चीज और देखेंगे, यह एक जूनोटिक रोग है। यह एक जूनोटिक रोग है। सवाल उठता है कि जूनोटिक रोग क्यों कहेंगे? क्योंकि अन्य जंतुओं से मनुष्य में पहुंचता है। अन्य जानवरों से मानव में पहुंचता है। जी हाँ, ये खास बात होगी। अब सवाल उठता है कि इसका जो पैथोजन होगा वो कौन? तो वो होगा, आप देखेंगे, रेब्डोवायरस। अब रेब्डोवायरस की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि संक्रमित कुत्ते के लार में रहता है तथा इसके काटने पर मानव में पहुंचता है। काटने पर मानव को संक्रमित करता है। ये कहानी हो गई। अब सवाल उठता है कि लक्षण, तो लक्षण की बात करेंगे तो फिर सिम्टम्स में आप देखेंगे तेज ज्वर, तीव्र सिर दर्द, इसी के साथ ध्यान दें, जल से डरना, जल से डरना। और क्या लक्षण हो जाएगा? तो आप देखेंगे उत्तेजना एवं अवसाद के दौरे पड़ना, एवं अवसाद के क्रमिक दौरे पड़ना। इसके साथ साथ और भी कुछ लक्षण होते हैं। जी हाँ, अत्यधिक लार का स्रावण, अत्यधिक स्राव, ये भी एक सिम्टम हो जाएगा इसका, तथा अंत में मृत्यु।
कुछ घंटे बाद मृत्यु, अर्थात 100% फैटल डिजीज। यहाँ पर आप देखेंगे 100% फैटल डिजीज। जिसे आप कहते हैं ना एड्स एक घातक रोग है, एड्स से भी अधिक घातक ये है। क्यों? क्योंकि एड्स से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरते हैं, ये बात सही है, इसलिए उसको सबसे घातक कहा गया है संक्रामक रोगों में। लेकिन एड्स के होने के पश्चात, एड्स के लक्षण उत्पन्न करने के बाद महीनों वर्षों तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन इसका जब लक्षण एक बार उत्पन्न हो गया तो कुछ घंटों के भीतर वो ये जानलेवा साबित होता है, इसका कोई उपचार नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए अगर कुत्ता काटता है तो डॉक्टर के पास जा कर के इसका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवा लेना चाहिए। जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं इस रेबीज़ के लिए, उनको बॉडी में इंजेक्ट करवा लेना चाहिए, जिससे कि बॉडी प्रॉपरली इम्यूनाइज हो जाए और बॉडी में अगर वायरस गया है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। क्लियर? इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखें, इसके बाद और एक डिजीज़ को लेते हैं हम लोग रेबीज़ के बाद में। यहाँ पर आप देखेंगे मम्प्स। मम्प्स की बात करेंगे तो या इसी को कहते हैं पैरोटाइटिस। एक्चुअली आप ध्यान दें ये क्या है, तो आप कहेंगे लार ग्रंथि में विषाणु जनित प्रदाह, जो मुख्यतः किस ग्रंथि में होता है? पैरोटिड ग्लैंड में। ग्लैंड्स में होता है। तो ये कहानी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। और किसके द्वारा? तो आप कहेंगे मम्प वायरस के द्वारा। मम्प वायरस के द्वारा। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और देख पाएंगे, स्टोरी एक और हम लोग देखें तो लक्षण क्या होगा? तो आप कहेंगे लार ग्रंथियों में दर्द एवं सूजन। और ध्यान दीजिए, इस रोग के द्वारा जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा शरीर में विकसित हो जाती है, इसीलिए यह रोग दोबारा नहीं होता। तो यहाँ पर ये भी कह लेंगे नोट करके, इस रोग के प्रति जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। ऐसा किसी और रोग में भी होता है? यस। तो आप कहेंगे, ध्यान दें, स्मॉल पॉक्स व मीजल्स की तरह। जी हाँ, स्मॉल पॉक्स एवं मीजल्स की तरह ऐसा हो पाता है। अंत में हेपेटाइटिस बी की बात कर लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे, या सीधी सी बात करें, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अर्थात यकृत शोथ होता है, ठीक है ना? तो इसमें आप लिखेंगे यकृत कोशिकाओं में
विषाणु जनित प्रदाह, ये कहानी हो जाएगी। और इसमें आप देखेंगे हेपेटाइटिस वायरस। अब इसके साथ में आप देखेंगे कि लक्षण क्या होगा, तो सिंपली आप देखेंगे कि लीवर सेल्स का विघटन, होने से पीलिया या जॉन्डिस उत्पन्न होता है। अब सिंपली आप देखेंगे कि जो टाइप की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हेपेटाइटिस के जो टाइप्स होगा, ठीक है ना, तो यहाँ हम अलग से कर लेते हैं इसको। आप देखें टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, और बात करेंगे पैथोजेंस की। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई, इस तरह से। तो हेपेटाइटिस ए का जो पैथोजन होगा, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। अब इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है कि इसका संक्रमण सबसे घातक, जानलेवा व असाध्य होता है। असाध्य होता है। अब असाध्य होता है अर्थात इसका पूर्ण उपचार नहीं है। ये पूरी तरह जैसे एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, उसी तरह से हेपेटाइटिस बी डिजीज को भी ठीक नहीं किया जा सकता। और आप ध्यान देंगे इसमें आरएनए होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस में आरएनए होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस में क्या होता है, डीएनए। और इसमें क्या होता है, विद आरएनए, विद आरएनए, विद आरएनए। अर्थात हम बात करेंगे कि एक लाइन में समाप्त करें बात को तो कह सकते हैं कि केवल हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है इनमें से, उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए है। अदरवाइज हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, डी वायरस एंड ई वायरस में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में आरएनए उपस्थित होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कवर कर लिया है आज के इस लेक्चर के द्वारा बची हुई जो वायरल डिजीजेस थी उनको। क्लियर है ना? तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ और इसके बाद आने वाले लेक्चर में इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? लेकिन तब तक के लिए एक बार फिर
आपको मुझे इजाज़त देनी पड़ेगी, जिससे कि अगले क्लास में फिर से आपसे मुलाकात हो पाए। आपका हाल चाल लेते हुए फिर से क्लास स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय CLC।